गुड इवनिंग दोस्तों। शिवम माइंड मेल्ट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम लेफ्टिनेंट डॉक्टर स्वाति निगम, जो एनसीसी आर्मी विंग के ऑफिसर हैं, उनके साथ पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। सो लेफ्टिनेंट डॉक्टर स्वाति निगम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में, और थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए प्रीशियस टाइम निकाला। Thank you so much, Shivam. First of all, congratulations for your very first episode. Thank you for featuring me in your very first episode and having me here. Really, you are doing a wonderful job. The motto of your show is to provide the experience and the knowledge, which is really very commendable. And अच्छे मोटिव के साथ अगर तुम ये शो को कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी. I just wish that. So thank you so much. सो मैम, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप एनसीसी आर्मी विंग के ऑफिसर हैं। आप अपनी ट्रेनिंग और एनसीसी की जर्नी के बारे में बताएं, और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर में किस तरह से ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जाता है, उसके बारे में भी एक्सपीरियंस शेयर करें। एनसीसी provides me a lot of things. मेरे लिए एक बहुत ही wonderful journey है. It's a complete transformation journey. I was a cadet during my college time और उसके बाद एक कैडेट से ऑफिसर बनने का सफर मेरे लिए जीवन का एक बहुत ही मेमोरेबल पल है, क्योंकि उस ट्रेनिंग के दौरान ही मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. वो बहुत ही ट्रेनिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड काफी राइगरस होती है. वहाँ की जो हमारी ऑफिसर्स ट्रेनिंग होती है वो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी इन ग्वालियर है, जो कि 3 मंथ्स की होती है. उसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन होना 100% है, क्योंकि उसमें जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारी लीडरशिप क्वालिटी, हमारा कॉन्फिडेंस, ये सबको बहुत ही ज्यादा बूस्ट करते हैं कि हमारे अंदर सारी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी आए. उसके लिए हमारे पास ड्रिल, पीटी, मैप रीडिंग, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग्स, वेपन हैंडलिंग एंड बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट जैसे कई ऐसे मॉड्यूल्स बनाए गए हैं जिसमें हम बहुत सशक्त होते हैं. हम अपनी ट्रेनिंग्स लेते हैं और ये ट्रेनिंग के दौरान हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है. उसका रीजन ये है कि हर चीज का एक सही वक्त होता है जिसमें हम हमेशा हाफ एन आवर पहले प्रेजेंट होना ही चाहिए. अदरवाइज हमें अच्छी वाली पनिशमेंट मिलती है, जिसे आप लोग कैडेट्स रगड़ा कहते हो. तो वो पनिशमेंट्स हम नहीं खाएं, इसीलिए हमें टाइमली हमेशा पंचुअल होना पड़ता है. लाइक 4 AM वी हैव टू बी ऑन द ग्राउंड फॉर पीटी, देन फॉर अवर ड्रिल, देन फॉर अवर लेक्चर्स. एंड इनके साथ ही साथ समथिंग कुछ 2500 और समथिंग लाइक हमें एग्जाम भी क्लियर करना पड़ता है. मतलब अगर आप पास नहीं होगे तो आपको फिर से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी पूरी. तो उसका भी सबको डर होता है, क्योंकि जब शुरू-शुरू में आप आते हो सिविलियन लाइंस से एकदम डिफेंस में, तो वैसे ही आपके लिए बहुत टफ हो जाता है वो चीज़ को महसूस करना कि यहाँ पे तो आप कभी भी नहीं उठ सकते हो, कभी भी नहीं खा सकते हो, कभी भी घूमने नहीं जा सकते हो, हर चीज़ का टाइम बाउंडेड है, तो थोड़ा शुरू-शुरू में फ्रस्ट्रेशंस होता है. लेकिन बहुत मुश्किल होता है आपके लिए. तो ये सारी चीज़ों के साथ ही साथ आप सीख रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट तो डेफिनेटली आ ही रहा है. लेकिन जब आप ये ट्रेनिंग होने के बाद आपको फ़ील होता है, जब आपका पीओपी हो जाता है, दैट इज़ पासिंग आउट परेड, कि इससे अच्छे क्षण कुछ नहीं थे जीवन में. ये ऐसी एकेडमी थी जिसने आपको एक कंप्लीट एक ऐसी जर्नी दी, जिसके लिए आप उसको ऐसी ट्रेनिंग आप ले ही नहीं सकते हो कहीं पे. तो आई एम थैंकफुल टू द यू नो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमीज, ऑफिसर्स एंड जिसने भी ये मॉड्यूल्स बनाए हैं वो बहुत ही यानी हमारे लिए, हम लोग जो भी ऑफिसर्स हैं जो आज यहाँ पे खड़े हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ अवर ट्रेनिंग. तो ये ट्रेनिंग काफी अच्छी है. तो मेरे लिए ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ. मेरे लिए आज भी हम जब याद करते हैं, दैट इज प्री कमीशन हमारी जो ट्रेनिंग थी, हम हमेशा उसको याद करते हैं, वो पल को याद करते हैं. हमारे जितने भी ऑफिसर्स थे आज भी हम कॉन्टेक्ट्स में हैं, और हम हमेशा ऐसी ट्रेनिंग के लिए अब हम फिर से जाना चाहते हैं, दैट वी वांट दैट ट्रेनिंग अगेन. तो ये एक बहुत ही यानी समझ लीजिए कि आई एम फीलिंग लाइक वेरी प्रिविलेज. मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैंने ये ट्रेनिंग ली है एंड आई बिकम एन ऑफिसर इन एनसीसी आर्मी विंग्स. जी। तो मैम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप शार्प शूटिंग में
गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और 6 नेशनल अवार्ड्स भी आपने अचीव किए हैं। उसके साथ के साथ साथ आपने डायरेक्टर जनरल कमेंडेशन कार्ड और एडिशनल डायरेक्टर जनरल अवार्ड लिया है। इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए। सी, अगर आप अपना काम अच्छी तरीके से करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो काम है, अगर आप अपने काम को प्यार करते हैं, आप अपने काम से आपको पैशन हो जाता है, तो ये अवार्ड्स वगैरह पाना बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है। ये चीजें ऐसी हैं जो मेरे लिए बहुत, मुझे खुद नहीं मालूम था कि मेरे अंदर कौन सी एबिलिटीज है। ओटीए ग्वालियर में मुझे मालूम पड़ा कि हमारी कोई क्षमताएं हैं ही नहीं, हम लिमिटलेस हैं। कोई एक इंसान होता है ना कि उसकी लिमिट है, होनी चाहिए, इतना ही वो कर सकता है। वहां जाके हमें मालूम पड़ा कि इंसान की कोई सीमा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है अगर उसने उसका दृढ़ संकल्प कर लिया है, अगर वो डेडिकेटेड है, वो डिटरमाइंड है, तो वो उसको 100% वो चीज मिलेगी ही मिलेगी। आपकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे एक एक हो जाता है कि आपको 8 घंटा तो सोना चाहिए, 9 घंटा तो सोना चाहिए। अगर हम वहां पे इस तरह से सोते तो हम एग्जाम में फेल हो जाते। मुश्किल से हार्डली आई थिंक कोई भी ऑफिसर वहां पे 2 या 3 घंटे से ज्यादा सोता होगा। उसका रीजन क्या है कि आपको अपनी ये सब ट्रेनिंग्स भी लेनी है, आपको एग्जाम भी क्लियर करना है, आपको टाइम से भी पहुंचना है। तो बात ये है कि आप काफी यानी समझ में आता है कि आपकी कोई सीमाएं नहीं है, आपकी कोई लिमिट नहीं है। तो वहां से मुझे भी मालूम पड़ा कि मेरी भी कोई लिमिट नहीं है। तो ये एक पैशन में कन्वर्ट हो गया। तो मैं जो भी काम करती थी फुल डेडिकेशन के साथ करती थी, फुल समझ लीजिए कि एंथुसियाज्म से करती थी, काफी एंथुसियास्टिक होती थी। और उसी का रीजन था कि ये सब मेरे काम से भी जो भी है मुझे अप्रिशिएशन मिला। तो दैट्स व्हाई आई गॉट commendations and DG commendations I got, and various awards in NCC. National awards I got in for my social works, and the work for that I have wrote the books also. So for that also I got the national awards. So बस यही है that and sharpshooter in that sense you can say that मुझे वहां ये ओटीए के थ्रू ही मालूम पड़ा दैट मतलब मैं अच्छी फायरिंग कर सकती हूँ। एंड यू डोंट बिलीव दैट जब वहां पे ये ट्रेनिंग हो रही थी तो उस दौरान मैं वॉश आउट हो गई थी। वॉश आउट मीन्स कि आपकी जब एक भी गोली निशाने में ना लगे। तो वहां से मैं काफी यानी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि दैट नाउ व्हाट आई विल डू, कैसे मैं सीखूं ये। लेकिन एक होता है ना कि आपके अंदर जब इच्छा शक्ति आ जाती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वो इच्छा शक्ति मेरे अंदर आई कि नहीं, मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना ही है, दृढ़ संकल्प बनाया। और फिर वहां से मेरी जर्नी जो है वो शुरू हुई। और फिर शूटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ माई ग्रेट पैशन। और यहाँ से इस तरह से मुझे अवार्ड्स एंड शूटिंग का शौक हुआ, और जो कि मैंने उसको uh, उस पे वर्क किया। इफ यू डू द वर्क in on your favorite hobby or on your job, then definitely you will be rewarded। तो वही वही हुआ मेरे साथ भी। ठीक है मैम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लीडरशिप क्वालिटीज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। बहुत से कैडेट्स का डाउट होता है, एनसीसी कैडेट्स का, कि लीडरशिप क्वालिटीज को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है। कई बार कैडेट्स बोलते हैं कि हम पे काफी प्रेशर होता है जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या कुछ भी है, तो उस अकॉर्डिंग टाइम को कैसे मैनेज किया जा सकता है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कैसे डेवलप किया जा सकता है। सी देख, लीडरशिप क्वालिटी क्या है? लीडरशिप मीन्स कि दैट अगर आपके कोई फॉलोअर्स नहीं है तो आप अच्छे लीडर ही नहीं हो। लीडर्स मीन्स आप लोगों को इन्फ्लुएंस अच्छे से कर सकते हो। आप कोई काम कर रहे हो, उसमें इन्फ्लुएंस करके आप लोगों को अपने उस काम की तरफ ले जा सकते हो। दैट आर द लीडर्स। लेकिन लीडर्स कभी कोई एवरेज नहीं होता है। लीडर्स हमेशा एक्सीलेंट होता है। अगर आप अपने काम में एक्सीलेंट लाते हैं, एक्सीलेंस होता है, आप अपने उस काम को इतने अच्छे से करते हैं कि उसमें सामने वाले को फील होने लगता है कि दैट यू आर डूइंग अ वंडरफुल वर्क ऑन द परफेक्ट इन एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो ही वो आपको फॉलो करता है। सीधी सी बात है कि आपके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे तो आप अच्छे लीडर हो।
तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जो भी काम आप कर रहे हो, आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप जो भी काम कर रहे हो उसमें परफेक्ट बनो, एक्सीलेंस लेके आओ, तभी आप अच्छे लीडर बन सकते हो। दूसरी चीज, अच्छे ऑब्जर्वेंट बनो, कोई भी चीज को ऑब्जर्व अच्छी तरीके से करो, उसको समझो, उनका एनालिसिस करो और उसको अच्छी तरीके से उसमें जितना भी होता है 100% उसका ज्ञान प्राप्त करो। तभी आपके अंदर वो चीज की क्वालिटी आएगी। लीडर्स आर ऑलवेज लाइक कि जो कि एक टीम को लेके चलता है, अपने लिए सिर्फ नहीं सोचता, जो टीम को लेके चलता है। तो थिंक अबाउट द अदर्स ऑल्सो, सेल्फिश मत बनो, सोसाइटी के लिए सोचो, लोगों के लिए सोचो, जिसमें लोगों का भी लोक कल्याण हो, ऐसी चीजें सोचो। तभी आपको जो है एक लीडर की हम पदवी दे सकते हैं। और इस दुनिया में लीडर्स ही कामयाब होते हैं, लीडर्स ही आगे जाते हैं, चाहे वो जेफ बेजोस हो, ठीक है, एलन मस्क हो, या पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो। ये सब लीडर्स ही हैं जो देश को चला रहे हैं और देश में बहुत अच्छी पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं। तो अगर आप अच्छे लीडर की आपके अंदर आपको क्वालिटीज चाहिए तो सबसे पहले एक्सीलेंट हो, हार्ड वर्क करो। ये नहीं सोचो कि मुझे इतना रेस्ट करना है, मुझे 8 घंटे की स्लीप लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यही बोलूंगी कि कुंभकर्ण है तो उसको 6 महीना सोता है, तब तक वो कंफर्टेबल नहीं होता जब तक वो 6 महीना ना सो ले। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ दिमाग की सोच है और कुछ भी नहीं। अगर आप 2 घंटे में आपको फिट फील हो रहा है कि दैट फाइन, 2 घंटे नींद ले ली, अच्छा लग रहा है, तो उठ जाओ, काम करो, अपना मेहनत करो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए एक तो होता है कि जो आपको बड़ा मजा आता है किसी काम को लेके, तो उसमें आप सोचते हो कि मैं अपने आप को कैसे खींचूं, मेरा बहुत समय जा रहा है इसमें। और एक होता है जो चीज आप करना नहीं चाहते हो फिर भी करना पड़ रहा है, तो वहां पे टाइम मैनेजमेंट वाली बात आ जाती है। जैसे कि आपका पैशन है कि आपको बैडमिंटन खेलना है, तो आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे दे सकते हो उसमें। तो वहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट का कोई गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो चीजें आपको बोर्डम करती हैं, वो चीजों में आपको टाइम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट फील होती है, तो उसको पैशन बनाओ, उस चीज को इंटरेस्ट लाओ, किसी भी तरीके से बनाओ। स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दो, कोई एक हॉबी पैशन रखो, कुछ भी। क्योंकि सिर्फ पढ़ते रहोगे तो फिर आपका माइंड जो है वो एक ही तरफ जाएगा और फिर वो सारी चीजें बोर्डम हो जाएगी। तो स्पोर्ट्स करो, कोई एक हॉबी बनाओ, एक पैशन रखो, दूसरी चीज का भी। और उसके साथ साथ अपनी ये एक्टिविटीज भी करो, जो भी स्टडीज का करना है आपको तैयारी, वो भी आप करो। हम्म, हम्म, तो यही है, टाइम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कि दैट अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो लाइफ। दैट डिफेंस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। और अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है किसी भी चीज को लेके, हर चीज का डिसिप्लिन होना चाहिए। चाहे आप खाते हो, चाहे आप पढ़ते हो, चाहे आप उठते हो, या आप फिजिकल वर्कआउट्स करते हो, जो भी है वो सबका एक डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए आपके अंदर। और ये लोग कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है, नहीं, जरूरी है। दीज आर द बेसिक एटिकेट्स जो आपके अंदर आने चाहिए। हाउ यू नो टॉक विद द इवन द सर्वेंट्स, और यू आर टॉकिंग विद द वेटर्स, इट्स रियली मैटर्स अ लॉट। कि आप कैसे बात करते हो, आप किस तरह से इंटरेक्शंस करते हो, आपके बेसिक जो हाइजीनिक एटिकेट्स हैं वो कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये सब चीजों के लिए अपने आप में परफेक्टली आप वर्क करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाओगे। तो ये वर्क करो, लीडरशिप क्वालिटीज, योर टाइम मैनेजमेंट, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अपने आप जब आप ये सब एक्सीलेंट आप हो जाओगे इसमें, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जी मैम, बिल्कुल। सो मैम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है कि आपको इंटरनेशनली इनविटेशन मिला था दुबई और मलेशिया से। सो आप वहाँ की अचीवमेंट्स के बारे में जरूर शेयर करें। मैं जैसे कि मैंने बताया ना कि मैं बुक्स वगैरह लिखती हूँ और काफी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जाती हूँ जहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। उसी तरीके से ऐसे मुझे कई जैसे नेशनल अवार्ड्स मिले, तो मेरा कई ऐसा इंटरेक्शंस हुआ। और इस तरह से मुझे इंडिया से मुझे भेजा गया था एज अ रिप्रेजेंटेटिव इन मदर
इंडिया प्रोग्राम, जहाँ पे वो कुछ लोगो लॉन्च हुआ था दुबई में। तो इस तरीके से मैं वहां पे गई थी। एंड देयर इज वन कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलेटेड टू द एजुकेशन जो कि मलेशिया में हुई थी। तो इस तरह से मुझे वहां से बुलाया गया था, जहाँ पे मैं इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव बन के वहां पे गई थी। सो दिस इज रियली अ वेरी दैट मैं आज भी उसके लिए सोचती हूँ दैट ये बहुत ही प्रिविलेज की बात है, बहुत ही मैं अपने आप को सौभाग्यवान समझती हूँ इस चीज के लिए कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। जी जी जी। मैम, हमने सुना है कि आप एस्पिरेंट्स के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन है। सो आजकल एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत डाउट्स होते हैं, जो कि कुछ लोग एसएसबी को बहुत ही टफेस्ट पाथ मानते हैं, और बहुत से कैडेट्स स्क्रीन आउट होते हैं, और कुछ कैडेट्स कॉन्फ्रेंस आउट आउट भी होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एस्पिरेंट्स से क्या मिस्टेक हो रही है जिसके कारण वो स्क्रीन आउट होते हैं या फिर कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं? I think that ki see SSB is all about your basic communication and your intellectual level। और अगर आपको छोटी मोटी चीजों के बारे में भी जानकारी नहीं है और आप डायरेक्ट एसएसबी में जाते हो तो आप मिस्टेक जरूर करोगे। एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन लेवल पे वर्क करो, करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छे तरीके से वर्क करो और मेडिकल टेस्ट हमेशा करवाते रहो। अभी रिसेंटली मेरी एक कैडेट थी जो कि रिकमेंड हुई है, लेकिन उसका मेडिकल में इशू आया, उसको मल्टीपल स्टोन्स थे गॉल ब्लैडर में जो कि उसको पता ही नहीं था। तो डायग्नोज बहुत लेट हुई प्रॉब्लम, हालांकि उसको एक टाइम पीरियड दिया गया है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि अपना मेडिकल चेकअप कराते रहो, फिट रहो, और जो भी सिलेबस है एसएसबी का उस पे वर्क करो। एसएसबी का सिलेबस कुछ भी नहीं है। एसएसबी का सिलेबस इज लाइक कि आप करंट में जो चल रहा है उससे आप अ, उसके बारे में कंप्लीट एक्नॉलेजमेंट रखो। आप न्यूज़पेपर पढ़ो। बियॉन्ड एक चैनल आता है वर्ड इज वन, उसमें आप वर्ड की न्यूज़ देखो, आज तक और जी न्यूज़ और ये चैनल्स जो है वो एक ही चीज को जो है वो एलॉबरेट करते हैं, लेकिन आपको वर्ड की न्यूज़ की जरूरत है तो आप वर्ड इज वन देखो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो। और दूसरा कम्युनिकेशन लेवल बहुत स्ट्रांग बनाओ। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के लिए अपना वर्क करो। स्क्रीनिंग होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो स्क्रीनिंग के लिए आप पीपीडीटी है, आपका रीजनिंग है, उस पर थोड़ा वर्क करो, उस पर थोड़ा अच्छी तरीके से तैयारी करो। तो मैं यही कराती हूँ और अब तक इसलिए 34 कैडेट्स मेरे निकले हैं। मुझे लगता है कि ये द एसएसआर वांट अ वेरी नॉर्मल पर्सन, और वो नॉर्मल ही नहीं मिल पाता है उन लोगों को। और मैं कैडेट्स को यही कहती हूँ कि जस्ट बी योरसेल्फ, जो हो वही अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। जो चीजें हैं उस पर बहुत प्रैक्टिस करो, जिससे कि आप उस पर कॉन्फिडेंटली वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओ। आपके जो भी लेक्चरेट के जो टॉपिक्स हैं उस पर थोड़ा वर्क करो, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ। टैट है, उसके लिए वर्ड्स की स्पीड रखो इतनी कि आप लिख सको उसको। घबराने की कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको भी मैं बूस्ट करने की कोशिश करती हूँ। और वही एक रीजन है कि जो मेरे कैडेट्स हैं वो इसको क्लियर कर पा रहे हैं। और अब तक मतलब 34 कैडेट्स ने एसएसबी क्लियर किया है, रिकमेंडेड है, और अभी वो ऑफिसर्स। जी मैम। मैम, जैसा कि आपने कहा कि हमें एसएसबी इंटरव्यू में जाना है, किसी भी एस्पिरेंट को वो जैसा है वैसा ही बन के जाए। और कुछ कैडेट्स का मानना है कि हम लोग ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को इम्प्रूव करें, मतलब कि वो हमेशा फोकस ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पे ही अपना डालते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? Officers like quality is like that you are very disciplined. You have to be that work like that you influence to the people। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, आप हेल्प कर सके लोगों की। और एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढना एक ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है। एक ऑफिसर जो है वो किसी को प्रॉब्लम ना हो और लोगों की भलाई हो सके, लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, वो एक ऑफिसर सोचता है। ऑफिसर कम्युनिकेशन स्किल शुड बी गुड, एटिकेट शुड बी वंडरफुल।
तो ये सारी क्वालिटीज एक ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए। अगर आप इस पे वर्क करते हैं, अभी से करेंगे, तो वो आपके अंदर आप अपने आप ऑटोमेटिकली आप में आ जाएगी। जैसे मैंने बताया कि हम ट्रेनिंग के पहले कुछ और होते हैं, ट्रेनिंग के बाद कुछ और हो जाते हैं। तो वो उसी का रीजन है कि हम उस पे वर्क करते हैं, दैट्स वाई वो हमारे अंदर वो चीजें क्वालिटीज आ जाती हैं। तो इफ यू डू बेसिकली यही आप रोज अपनी एक्टिविटीज करोगे इसी तरीके से, जैसे डाइनिंग हैबिट्स है, हाउ टू टॉक, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू स्पीक ना, तो वो सारी चीजें आपको आपकी अच्छी ब्रिंगिंग करेगी और आपके अंदर वो क्वालिटीज आएंगी। तो ये ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी इज लाइक दैट कि इट्स हेल्प यू टू टू रिकमेंड वेरी इजली ओवर देयर। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज आती हैं तो आपके लिए भी बहुत आसान होगा कि आप आराम से उसको फेस कर पाओगे। अदरवाइज आप बहुत डर के वहां पे जाओगे तो नर्वस रहोगे, तो 100% में से 20% चीजें ही बाहर आएंगी, बाकी तो 80% चीजें आप बोल ही नहीं पाओगे। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कॉन्फिडेंस के लिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जब मैं एनसीसी कैडेट था तो उस टाइम कैडेट्स के बहुत ही डाउट थे एसएसबी की तैयारी को लेके। कुछ कैडेट्स बोलते थे कि वो जॉब वगैरह कर रहे हैं, साथ साथ वो स्टडी भी कर रहे हैं, तो वो उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण वो एसएसबी अच्छे से नहीं दे पाए। तो मैम, उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे? सी मुझे ऐसा नहीं लगता कि एसएसबी की आपको कहीं जाके प्रॉपर किसी कोचिंग की रिक्वायरमेंट है। हाँ, लेकिन आपको एसएसबी का गाइडेंस की जरूरत है। आपको सही गाइडेंस की बहुत जरूरत है, आपको सही नॉलेज मिलना चाहिए कि उसमें किस तरह से एसएसबी में होता है, जो 5 डेज का जो ये इंटरव्यू है वो कैसा होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये गाइडेंस मिलना आपको बहुत जरूरी है, एंड इफ यू वर्क ऑन इट बेसिकली, आप उसमें अगर 3 से 4 घंटे भी एवरी डे विथ योर जॉब अगर आप दे सकते हैं तो आप इजिली उसको निकाल सकते हैं। बेसिक चीज ये है कि आप उस पर सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो उस पर अगर आप वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आप उसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। कोई बहुत मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत टफ एग्जाम है ये, बहुत अगर आप उस पर वर्क करते हैं तो आप उसको इजिली निकाल सकते हैं। जिसमें मैंने बताया कि पीपीडीटी है, जैसे कि पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट, तो उसमें एक आपको इमेज आएगी ब्लर सी, तो आपको उसके अंदर क्या क्या सोचना है, किस तरह से उसको लिखना है, कि उसकी एज क्या है, उसका मूड क्या है, वो कहाँ पे है, 1 सेंटेंस में लिखना है। देन आपको उसकी सेकंड लाइन में प्रॉब्लम लिखनी है, फिर उस प्रॉब्लम का बहुत अच्छी तरीके से ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी उसमें होनी चाहिए कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, जो भी है उसमें नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए। तो उस तरह से स्टोरी का एंड होगा। तो ये आपको अगर मालूम हो गया तो आपको, आप आराम से पीपीडीटी कर सकते हो। आपको रीजनिंग है वो आपको अगर आ गई तो आराम से आप स्क्रीनिंग हो सकते हो। टैट भी इज लाइक दैट, आपको वही इमेजेस हैं, उसको थोड़ा सा जल्दी लिखना है, आप जितने अटेम्प्ट्स में उसको जितनी जल्दी कर सकते हो उतना अच्छा होगा आपके लिए। एसआरटी, दैट इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, आपको कोई सिचुएशन दी, उसका 1 लाइन में आपको लिखना है कि उसका कैसा, ये सिचुएशन है, उसका रिएक्शन क्या होगा। तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आप अच्छे तरीके से इंटरव्यू दे ही नहीं सकते हो। देन आपका जो टास्क है, ग्रुप टास्क है, आपका ऑब्स्टिकल है, तो अगर आपको उसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए कि ये इस तरह से होता है, जैसे हमारे अहमदाबाद में यहाँ पे ऑब्स्टिकल का प्रॉपर ग्राउंड बनाया गया है, तो हम बच्चे जो भी होते हैं प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। अगर उनको इस तरह से ट्रेनिंग मिल जाए एसएसबी का गाइडेंस की, मैं ऐसा चाहूंगी कि एसएसबी का गाइडेंस की ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए जो कि हर एनसीसी में हर बटालियंस को करवाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिल जाए। अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा तो वो डेफिनेटली वर्क करेगा, तो बच्चे उस पर निकल सकते हैं। तो प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट है इसमें। देन मेडिकल के लिए मैं यही बोलूंगी कि हर मंथली अपना मेडिकल टेस्ट जरूर कराएं, जिससे सही समय पे प्रॉब्लम डायग्नोज हो सके। तो इसमें कोई इंग्लिश का भी ऐसा कोई नहीं दैट ऑफिसर्स डोंट वांट एनी शेक्सपियर की वो इंग्लिश में बहुत ही महान हो। नॉर्मल इंग्लिश कम्युनिकेट कर सके, वो इतना इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। थोड़े वो कैप्स पे वर्क करो।
तो अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप आराम से निकल सकते हो। अब इसके लिए आप प्रॉपर कोचिंग लो और उस पे वो आपको क्या सिखा रहे हैं आपको भी नहीं मालूम हो, तो फिर वो डेफिनेटली वो बहुत उल्टा पड़ जाता है बच्चों पे। और वही कैडेट्स को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो समझ नहीं पाते कि किस तरह से फिर उसको करना है हमें, किस तरह से उसको हैंडल करना है ऐसी चीजों को, ऐसी प्रॉब्लम्स में। तो ये एक प्रॉब्लम है कि एसएसबी का गाइडेंस देना चाहिए हर बटालियंस में। अगर ये मिलता है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, इसका पूरा कैंप्स हो, तो बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, एनसीसी कैडेट्स के लिए स्पेशली बहुत इजी हो जाएगा कि वो एसएसबी को आराम से रिकमेंड हो सकते हैं। और उनको गाइडेंस की कमी मिल रही है, बस वही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एंड आई बिलीव इट। तो वही मैं करती हूँ कि जो भी एसएसबी का जो है गाइडेंस यहाँ प्रोवाइड करती हूँ, और वो मैं देख रही हूँ कि दैट आई एम गेटिंग द रिजल्ट फ्रॉम माय कैडेट्स। मैम, हमने सुना है कि आप विंग्स नाम का एनजीओ चला रहे हैं जिसमें वुमेन सेफ्टी और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें मैम। ये हमारा एक विंग्स करके है, वुमेन इनिशिएटिव फॉर नर्चर सोसाइटी करके हमने एक एनजीओ क्रिएट किया है। इट इज डेफिनेटली फॉर वीमेंस, जहाँ पे हम वीमेंस को एक पहचान देना चाहते हैं, जो ऐसी वीमेंस हैं जो किसी ना किसी तरह से किसी समस्या में, या कोई हिंसा उनके साथ हुई है या कुछ दुष्कर्म हुआ है, उनकी हम मदद करना चाहते हैं। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो हम उनकी मदद करना चाहते हैं। हमारा एनजीओ का वर्क ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुका है, एंड सिर्फ थोड़ा बहुत इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है वर्क वो बाकी है। तो ये जो है वो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे बन रहा है, और इस विंग्स का मेन मोटिव यही है कि एक प्लेटफॉर्म देना विमेंस को, आगे बढ़ना। ऐसा नहीं कि वो वुमेन्स आगे बढ़ गई है, नौकरी कर रही है, अगर वो और भी कोई अपॉर्चुनिटी चाहती है तो भी वो हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं। इसके लिए हमें प्रधानमंत्री जी ने भी अप्रिशिएट किया है, और यहाँ पे हमें चीफ मिनिस्टर जी ने भी हमें काफी अप्रिसिएशन दिया है। तो ये हमारा जो हमने जो ये प्रोजेक्ट बनाया है वो बेसिकली ये है कि एक समझ लीजिए कि एक तैयारी देना विमेंस को आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो किसी भी तरह से, वो होम स्किल्स वगैरह, उनको अगर स्किल डेवलपमेंट तरह से, जैसे आप कोई लेडी है तो उनको हम टेलरिंग का वर्क सिखा सकते हैं, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, थोड़े बहुत उनको घर पे जैसे कुछ रोजगार दे सकते हैं। जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं वो हम उस पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमारा आइडिया है, एंड आई होपफुल दैट कि ये वर्क करेगा, और इसमें हम लगे हुए हैं, हम सभी, हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस पे काम करने के लिए। जी मैम। तो मैम आपका तो मैम आपने बुक्स वगैरह सिक्स जो लिखी हैं उनका नाम क्या क्या है, और आपका उन बुक्स को लिखने का एम क्या है, और आपने कब ये सोचा कि आप बुक्स राइट करेंगे। बुक्स लिखने का शौक मुझे क्लास 9th में थी तब से था, मैं कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। जैसे मेरा लिखने का शौक ऐसा था, पूरे दिन में क्या हुआ, मुझे अपनी कम्युनिकेशन, इंग्लिश का मुझे शौक था कि मैं अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करूं, तो एवरी डे जो हुआ मैं उसको रात में लिखती थी, एंड नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है उसमें वो भी लिखती थी। तो मेरे को लिखने का शौक तो 9th क्लास से था। फिर मैं ना ऐसे ही बच्चे जो वहाँ सोसाइटी के होते थे ना, उनको कुछ भी अपनी ऐसी फेरी टेल्स स्टोरी सुनाती थी बना के, कुछ तुरंत बन के, मतलब आज मतलब इंस्टेंट स्टोरीज बनती थी मेरी। तो ये ना मेरा एक समझ लो पैशन तो उस टाइम से था। लेकिन फिर मुझे किसी एक पर्सन थे, उन्होंने मिले कि तुम इतनी अच्छी स्टोरीज बनाती हो ना कि हम लोग सोचने में पड़ जाते हैं कि इतनी अच्छी कोई स्टोरी कैसे बना सकते हो, उसको लिखो, तुम बुक्स बनाओ। तो इस तरह से मेरी बुक्स लिखने का जो शौक है वो थोड़ा सा बढ़ा, और फिर मैंने लिखना शुरू किया। उसमें मेरी पहली बुक थी लाइबिलिटीज ऑफ लाइफ, देन डेस्टिनी, एंड देन फिर मेरे पीएचडी के दौरान मैंने काफी रिसर्च बुक्स लिखी, कई ब्लॉग्स लिखे, इंग्लिश ग्रामर पे मैंने बुक्स लिखी हैं, आईसीटी के ऊपर बुक्स लिखी हैं। तो इस तरह से ये जो बुक्स का पैशन है वो अभी भी है, इनफैक्ट अभी भी एक बुक लिख रही हूँ मैं, दैट इज एक्चुअली फॉर द यूथ। और बुक्स पढ़ने का शौक सभी को होना ही चाहिए।
इफ यू वांट टू बी, यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, देन आपको रीडिंग का शौक होना ही चाहिए। चाहे आप न्यूज़पेपर तो आप रोज पढ़ो ही पढ़ो, पर आप एक बुक का टारगेट रखो कि एक बुक जरूर पढ़ना है। आपको बुक पढ़ने का शौक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुक आपको आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ाता है, आपको क्रिएटिव बनाता है। और सबसे बड़ी बात है ना कि जैसे आप कोई, जैसे बच्चे होते हैं ना, मुझे कहते हैं कि मैम हमसे पढ़ा नहीं जाता है। तो पढ़ा नहीं जाता है तो थोड़ा-थोड़ा शुरू करो, 5 पेज, 10 पेज, तो वो पढ़ो आप। तो आपकी रीडिंग कैपेबिलिटीज़ जैसे बढ़ाओगे तो मसल्स वर्क करेगी, ब्रेन वर्क करेगा, और आपकी जो सोचने-समझने की शक्ति है वो भी बढ़ेगी, और आपकी जो, समझ लीजिए कि अ, जो इंस्टिंक्टिव पावर है वो बढ़ जाएगा। तो वो आपको करना ही चाहिए। जैसे फॉर सपोज़ कि आप कोई वीडियो में देख रहे हो कि दैट अ लेडी, ये एक है वो रेड साड़ी उसने पहना हुआ है, वो कोई जंगलों से आ रही है। तो वो आप देख रहे हो, आपने उसमें कुछ इमेजिनेशन नहीं किया, लेकिन आप जब बुक पढ़ते हो, बुक में आपने रेड साड़ी, तो दिमाग में रेड साड़ी, जंगल, जंगल दिखाई दिया। इमेजिनेशन पे आपने वर्क किया, तो वहीं से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपका नॉलेज बढ़ता है। तो बुक्स तो आपको पढ़नी ही चाहिए। बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी जो भी एक गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, ऑफिसर बनना चाहता है आर्म फोर्सेस में, इंडियन नेवी, आर्मी और एयर फोर्स, तो उसका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, और उसको बुक रीडिंग और न्यूज़पेपर रीडिंग का शौक होना ही होना चाहिए। इट्स वेरी कंपलसरी। तो इस तरह से मेरा पैशन हुआ, और आज भी स्टिल मैं बुक्स पढ़ती हूँ। मुझे बुक्स अच्छे लगता है, मुझे पढ़ना और लिखना भी पसंद है मुझे। तो दीज़ आर माय हॉबीज। मैं यही कहती हूँ कि अपने माइंड को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ भी करो, इधर मेडिटेशंस करो, प्रेयर्स कर सकते हो आप, बुक्स रीड कर सकते हो, अपनी मसल्स पे वर्क करो, ब्रेन की मसल्स पे वर्क करो। ब्रेन जितना, मसल्स इसकी जितनी वो वर्क करेंगी, उतना ही इसका सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। तो उसपे वर्क करो, वर्क ऑन इट। तो मैं यही है कि बुक्स तो डेफिनेटली यू हैव टू रीड इट। जी। ऐसे ही मैंने कुछ एक्सपीरियंस से सुना है, जैसे आप बुक्स राइट करते हैं तो कुछ लोग बुक्स लिखना चाहते हैं, उनके माइंड में होता है कि वो बुक्स लिखना चाहते हैं और उनका दिल भी बहुत होता है लिखने के लिए। तो कई बार उनके ऊपर एक सेल्फ आ जाता है, हम लिखेंगे क्या वो बेस्ट रह पाएगी या नहीं, लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे या नहीं। तो आप इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे? अभी भी कॉन्सिक्वेंसेस पे मत आओ कि क्या होगा, आगे क्या होगा उस पे मत जाओ। अगर इफ यू विश टू राइट अ बुक तो लिखो उसको, भले ही कोई नहीं पढ़े, आप पढ़ो उसको, आपकी फैमिली पढ़े, वो मैटर नहीं करता है कि कौन पढ़ेगा। बात ये होती है कि आपने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे बुक लिखना है, और आपने बुक लिखा। इतना मैनिफेस्टेशंस मत करो कि वो नहीं ही होगा। मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होता है। आप जो इमेजिनेशन करोगे वो वर्क करेगा, एंड आई बिलीव ऑन इट। मैंने जो मैनिफेस्टेशन मैं करती हूँ, 99% वो सक्सेसफुल होता है, मिलता है मुझे। उसके लिए मैं यही कहूंगी, द सीक्रेट्स बुक पढ़ो। उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि मैनिफेस्टेशन का कितना पावर है। आपकी ऑरा पूरी क्रिएट होती है आपके मैनिफेस्टेशन से। तो नेगेटिव सिचुएशंस को कन्वर्ट करके पॉजिटिव में सोचना शुरू करो। लाइक सपोज अगर आप सोचोगे कि मैं यहाँ मुझे किसी पार्टी में जाना है, और मैं लेट हो जाऊँगा या लेट हो जाऊँगी। आप 100% लेट हो ही जाओगे, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट कर लिया है। ऐसी ऑरा क्रिएट हो जाएगी कि आप लेट हो जाओगे। तो मैनिफेस्ट जी। अच्छा करो कि दैट मैं 2 साल बाद ये इस पोज़ीशन पे होगा, मेरे पास ये चीज़ होगी, मैं इस पोज़ीशन तक पहुँच जाऊँगा 5 साल बाद। तो मैनिफेस्टेशन अच्छा करो, नेगेटिव मत सोचो, और कॉन्सिक्वेंसेस पे मत जाओ। भगवद गीता में लिखा है ना, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रखो। फल की इच्छा रखने के लिए सोच के कर्म करोगे तो कभी फल नहीं मिलने वाला है। कर्म तो करो, स्टार्ट तो करो, इनिशिएटिव तो लो। लिखने से तुम कितना कुछ सीख जाओगे, तो पहले उस पे वर्क करो। उसके बाद रिजल्ट की अपेक्षाएं करो। हर बार ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ काम करेंगे और हमको 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बात वो नहीं होती सक्सेस मिलेगी या मिलेगी नहीं। बात ये होती कि जो तुमने गोल सोचा है उसमें तुम वर्क कर रहे हो। तो वर्क करना किसी चीज के लिए वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मैंने भी ऐसा सोच जी। के नहीं लिखा था कि मैं फर्स्ट बुक लिखूंगी
और बहुत ही मतलब बेस्ट सेलिंग मुझे मतलब होगा उसका, और ऐसा कुछ भी मैंने नहीं सोचा था। मुझे था मुझे बुक मुझे ऑथर बनना है, बस वही था मेरा गोल। और उसी को सोचते हुए मैंने बुक्स लिखा, उसी को सोच के मैं ब्लॉग्स लिखती हूँ, आज भी बुक्स लिखती हूँ। जी मैम। तो मैम हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप डिफेंस एस्पिरेंट्स और एनसीसी कैडेट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने गोल की तरफ बड़े वफादार रहो। अपना गोल जो बनाया है उस पे दिन रात यही सोचो कि मैं कितने परसेंटेज आगे बढ़ा हूं, पीछे मत हटो। कोई कहता है कि मैं इस सिचुएशन की वजह से हट रहा हूँ या फिर ये अब पॉसिबल नहीं है, तो एक्सक्यूजेस मत दो, नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे। लाइफ में अगर कुछ करना है तो गोल सेट करो, और उसमें एवरीडे नोट डाउन करो कि मैंने कितने परसेंटेज उस पर वर्क किया है। अगर आप डेडिकेटेड हो, आप डिटरमाइंड हो, आपको 100% सक्सेस मिलेगी मिलेगी। अपनी एबिलिटीज, अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ। फोकस अच्छा करने के लिए मेडिटेशन करो, जितना हो सके वर्कआउट करो, एक स्पोर्ट्स को एक पकड़ो और उस पे भी ध्यान दो, क्योंकि कोई भी चीज होती है ना कि आप एक ही चीज पे लगे हुए हो तो वो आपको 100% बोर्डम करेगी। वर्क ऑन योर हॉबीज ऑल्सो, हॉबीज अपनी बनाओ और उस पे काम करो। और मैं यही कहना चाहूंगी कि कैडेट्स, जो भी अगर आपका गोल है आर्म फोर्सेस में जाने का, तो उसको समझो कि तुम किस स्टेज पे हो और क्या क्या तुमको करना पड़ेगा ऑफिसर बनने के लिए। इट्स नॉट वेरी इजी, जो मैंने बोला कि एसएसबी ऐसा नहीं है, मैं इट्स टफ, लेकिन अगर आप प्रिपेयर हो तो वो बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई चीज असंभव है, हर चीज संभव है अगर तुम उसका दृढ़ संकल्प कर लेते हो। लाइक आप यूथ की मैं बात कर रही हूँ कि एक बुक्स होती है, तो पेपर जब तक नहीं आ जाता है वो बुक ऐसी की वैसी ही पड़ी रहती है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, 20% कैडेट्स की बात कर रही हूँ। और साल भर होता है, कल 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 पढ़ लेंगे हो जाएगा, है ना। और फिर जब नेक्स्ट डे पेपर होता है, ओवरनाइट में वो पूरी इतनी मोटी किताब आपकी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने दृढ़ संकल्प बना लिया। तो वो मोटी किताब भी आप एक दिन में खत्म कर लेते हो। तो दृढ़ संकल्प की क्षमताएं ये है कि अगर आप सोच लो कि मुझे ये करना है, तो वो कैसे भी करके हो ही जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि कल कल, तो फिर कल, तो इसमें कल कुछ नहीं होता है। अगर आप आज ही प्रैक्टिस करते हैं, आज ही मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो मैम हम ये जानना चाहेंगे कि आपके गोल के लिए आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया? मेरा ऐसा कहना है कि ऐसा कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे विमेन का हाथ होता है। वैसे ही मेरे साथ है कि मेरी सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है। उन्होंने मुझ पे बहुत बिलीव किया, और जैसे वो मेरी प्रोग्रेस देख रहे थे, मेरे रिजल्ट्स देख रहे थे, तो उनका बिलीव मेरे पर और बढ़ा। और मेरा हार्डवर्क, जो डेडिकेशन है, वो इसलिए भी बहुत बड़ा क्योंकि मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट मिल रहा था। तो यू आर सो ब्लेस्ड इफ योर फैमिली सपोर्ट्स यू, एंड आई एम सो ब्लेस्ड पर्सन, बिकॉज मुझे काफी सपोर्ट मिला मेरी फैमिली का। मेरे पेरेंट्स के जो मेरे को अपब्रिंगिंग थे, क्योंकि मेरी फैमिली शुरू से, मैं जहाँ बॉर्न हुई हूँ, तो मेरे फादर का एक बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन चलता था कि मॉर्निंग में 4 AM उठ जाना है, वर्कआउट करना है, पढ़ाई करना है, स्कूल जाना है, देन 6 बजे के बाद कहीं बाहर नहीं जाना है, नो टीवी, नथिंग। अगर आपको कुछ एंटरटेन करना है तो आप या तो स्पोर्ट्स पे जाओ, या फिर आप सिर्फ बुक्स पढ़ो। तो हम लोग काफी स्टूडियस स्टूडेंट्स थे अपने टाइम के। तो वो जो है, घर से भी मुझे वो परवरिश मिली है। मेरी मदर ने मुझे कभी ऐसे काम करने नहीं दिया, मुझे हमेशा ऑलवेज कि दैट तुम अपनी पढ़ाई को ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दो, प्रायोरिटी दो। एंड यहाँ पे आफ्टर मैरिज भी मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट हुआ, मेरी डॉटर से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। तो फैमिली सपोर्ट रियली मैटर्स अ लॉट फॉर अ सक्सेसफुल पर्सन। एंड आगे भी मैंने बहुत कुछ सोचा है। आई एम यू नो दैट
आगे मैंने सोचा है कि दैट मैं खुद एक अपनी एक अच्छी एकेडमी बनाऊंगी, तो डेफिनेटली देखते हैं होप इट विल वर्क। और बहुत अच्छा लगा शिवम तुम्हारे शो में तुमसे इंटरेक्शन करके। आई होप दैट तुम इसमें भी अपग्रेड होके, और तुम्हारा फर्स्ट एपिसोड है, आगे ऐसे 100 से भी ऊपर एपिसोड तुम्हारे बने, ऐसी मेरी ब्लेसिंग्स है तुम्हें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अकेडमी। दोस्तों, अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और बहुत जल्द हम न्यू पॉडकास्ट लेकर आएंगे डिफेंस ऑफिसर्स पे।